पाणिनि शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण में आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन विभिन्न महत्वपूर्ण विद्वानों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन देखा था। आज हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को, है ना। अब आदिकाल हम शुरुआत करते हैं। आदिकाल, उसको विभिन्न नाम जो दिया गया है वो क्यों दिया गया है, आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं वगैरह और आदिकाल के प्रमुख रचनाकार आदि चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आदिकाल, है ना। सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं 14वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य में जो रचनाएं हैं उसको हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये समय क्या है, आदिकाल कहलाता है। फिर उसके बाद का मध्यकाल, फिर उसके बाद का आधुनिक काल, है ना। तो वही राष्ट्रीय आंदोलन जब शुरू होता है तो उस समय से लेकर आज तक को आधुनिक काल कहा जाता है। तो 7वीं 8वीं शताब्दी से 13वीं 14वीं शताब्दी तक के बीच के काल को हम किस नाम से जानते हैं, आदिकाल के नाम से जानते हैं। अब इस समय की परिस्थिति को हमको समझना है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि इस काल को और क्या क्या नाम अलग अलग विद्वानों ने दिया है और क्यों दिया है। ठीक है, तो इस समय की परिस्थिति को समझते हैं। इस समय क्या हुआ, अपभ्रंश भाषा आखिरी स्टेज में था और उससे आधुनिक हिंदी भाषाओं जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, है ना, इनका डिंगल पिंगल, इन भाषाओं का विकास हो रहा था। ठीक है, विकास होना क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। तो ये हिंदी के शुरुआत का समय था, प्रारंभ का समय था। तो दोनों में संधि हो रही थी इस समय, किसमें, अपभ्रंश और हिंदी में। ठीक है, इस समय की परिस्थितियां क्या थी, सामाजिक परिस्थितियां। तो हर्षवर्धन, है ना, राजा हर्षवर्धन के पश्चात केंद्रीय शासन का भारत में अभाव था। मतलब अब कोई केंद्रीय शासन नहीं था। जैसे मौर्य साम्राज्य केंद्रीय शासन था, लगभग पूरे भारत में उनका साम्राज्य था, है ना। ऐसे ही गुप्त साम्राज्य लगभग पूरे भारत में उनका साम्राज्य था। हर्षवर्धन का भी लगभग पूरे भारत में साम्राज्य था, लेकिन उसके पश्चात भारत में कोई केंद्रीय शासन नहीं हुआ, सब छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए, है ना। इसी समय एक घटना घटी, राजपूतों का क्या हुआ, उदय हुआ। ये 1000 ईस्वी के आसपास की बात है। राजपूतों का क्या हुआ, राजस्थान गुजरात में उदय हुआ और इन्होंने छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित किए, सामंत रखना शुरू किए और इन्होंने चारण कवि भी रखना शुरू किए। चारण कवि की परंपरा सो है। चारण कवि मतलब जो दरबारी कवि होते हैं, एक्चुअल में एक जाति है, चारण एक जाति है। इस जाति के लोग प्रायः कवि का काम करते थे, दरबारी कवि का। कुछ लोग योद्धा भी होते थे, कुछ लोग दार्शनिक भी होते थे और कुछ लोग शासन प्रशासन में भाग भी लेते थे, मंत्री आदि बनते थे, है ना। तो चारण एक जाति थी, प्रायः ये लोग क्या करते थे, कवि होते थे, दरबारी कवि। तो राजपूत लोग छोटे छोटे साम्राज्य बनाया उन्होंने। इस समय राजपूतों का उदय हुआ, उन्होंने राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में छोटा छोटा साम्राज्य बनाया, सामंत रखे, चारण कवि रखे और खूब युद्ध किया, क्योंकि साम्राज्य बहुत सारे थे तो आपस में ही लड़ते रहते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो युद्ध इस समय खूब हुआ, कोई केंद्रीय शासन नहीं था। इसीलिए तो इस समय बाह्य आक्रमण होता है, अरबी और तुर्की आक्रमण। ठीक है, तो फिर इसी समय क्या हुआ, बौद्ध धर्म में एक नए आयाम का उदय हुआ, जिसको हम जानते हैं वज्रयान। महायान से एक शाखा निकली वज्रयान। ये वज्रयानी क्या करते थे, ये लोग तंत्र साधना को मानते थे, है ना, तांत्रिक जिनको हम बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, तंत्र साधना को मानते थे। मतलब भगवान की इस तरह से उपासना करो कि भगवान की शक्ति, चमत्कारिक शक्ति हमें खुद ही प्राप्त हो जाए और हम अपनी चमत्कारिक शक्ति से रोगों को ठीक कर ले, अद्भुत कार्य करे, ऐसा, है ना। तो तंत्र साधना, वज्रयान। तो ये वज्रयान शाखा के जो साधु हुए, इनको क्या कहा जाता था, सिद्ध कहा जाता था। वज्रयान, बौद्ध धर्म में जो वज्रयानी शाखा के साधु हुए, इनको सिद्ध कहा जाता था। 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। वैसे ही सनातन संप्रदाय में देखते हैं तो नाथ हुए, 9 नाथ हुए, जिसमें गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, है ना, जैसे योगी आदित्यनाथ, है ना, वही नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वो भी। हालांकि उनका नाम नहीं है 9 नाथों में, वो अलग बता रहा हूँ मैं। तो गोरखनाथ प्रथम हुए। तो गोरखनाथ,
है ना, मत्स्येंद्र नाथ, ऐसे 9 नाथ हुए। ये लोग, जैसे बौद्ध वाले लोग बुद्ध को मानते थे, ये लोग शिव को मानते थे शक्ति के रूप में, है ना, शैव संप्रदाय के थे समझ लो, इनको नाथ संप्रदाय कहा गया। साथ ही जैन मुनि हुए, उन्होंने भी किसकी रचना की, साहित्यों की रचना की। तो इस समय सिद्धों ने साहित्यों की रचना की, नाथों ने साहित्यों की रचना की, जैन मुनियों ने साहित्यों की रचना की। तो इस समय की परिस्थिति इस तरह की थी, ठीक है। साथ ही इस तरह के काफ़ी सारे ग्रंथों में क्या मिलता है, यही राजपूतों के वीरता का वर्णन मिलता है, क्योंकि ये लोग युद्ध बहुत करते थे और युद्ध में इनके वीरता का वर्णन करते थे इनके चारण कवि, इनकी प्रशंसा में, है ना। तो प्रेम, विवाह और युद्ध, इनका खूब वर्णन है इस समय के साहित्यों में। तो इसी आधार पर, इन्हीं सब परिस्थितियों के आधार पर इस समय को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया हुआ है। समझ गए परिस्थिति जानना बहुत जरूरी है कि इस समय कैसा परिस्थिति था, समाज का, साम्राज्य का, व्यक्ति का, सबका, ठीक। तो चलिए देखते हैं अलग अलग नाम। तो देखो, सबसे पहले ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है इस समय को, आदिकाल को उन्होंने चारण काल नाम दिया है। ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है, चारण काल। फिर उन्होंने 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण बोल दिया, मतलब वो क्या हो गया, भक्ति काल आ गया, है ना। तो इस समय के इन्होंने क्या नाम दिया है, चारण काल। और ये क्वेश्चन आता है कि आदिकाल को सबसे प्रथम पहले चारण काल किसने कहा था, तो ग्रियर्सन ने। क्यों कहा था, क्योंकि इस समय मैंने बताया राजपूत लोगों के छोटे छोटे साम्राज्य थे और वे चारण कवि रखते थे। तो चूंकि चारण कवियों की प्रमुखता थी, इस आधार पर इन्होंने क्या नाम दिया है, चारण काल नाम दिया है, ठीक। फिर है दूसरा वीरगाथा काल। अभी इन पर डिटेल से और पढ़ेंगे कि इनमें से कुछ कालों को अलग से पूछा जा सकता है, उसकी समालोचना, समीक्षा, तो उनको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीरगाथा काल किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये नाम दिया। इन्होंने युगीन प्रवृत्ति, उस समय के साहित्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखा। इनको क्या दिखा कि अधिकांश साहित्य जो है वो राजाओं की वीरता का वर्णन करते हैं। तो इस समय का मेन प्रवृत्ति साहित्य का क्या था, वीरता का वर्णन। तो इसलिए इन्होंने क्या नाम दिया, वीरगाथा काल नाम दिया। वीरों की गाथाओं से भरा हुआ है ये काल, वीरगाथा काल, है ना। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या नाम दिया, आदिकाल नाम दिया। वस्तुतः मिश्र बंधु ने सबसे पहले आदिकाल नाम दिया था, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वीकार किया, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे उपयुक्त ठहराया कि यही नाम उचित है, बाकी नाम ठीक नहीं है। इसलिए आदिकाल नाम किसने दिया, ऐसा क्वेश्चन आता है तो लिया जाता है क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। लेकिन मेंस में तो दिक्कत है नहीं, तो आप लिख सकते हैं कि आदिकाल नाम किसने दिया। तो सबसे पहले मिश्र बंधु ने दिया, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वीकार किया और बाद में इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे स्थापित किया, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक। फिर सिद्ध सामंत युग नाम दिया किसने, अच्छा आदिकाल नाम क्यों दिया, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चूंकि ये प्रारंभ था, आदि था, इसलिए आदिकाल नाम दिया। बाकी डिटेल में और देखेंगे अभी। सिद्ध सामंत युग किसने नाम दिया, राहुल सांकृत्यायन ने, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग नाम दिया। सिद्ध मतलब वही मैंने जो बताया, वज्रयान शाखा के जो 84 सिद्ध हुए उनकी रचना, इस समय 84 सिद्धों की रचना है, जिसमें सरहपा प्रथम सिद्ध थे, सबरपा, सरहपा, ऐसे नाम इनका पापा वाला नाम रहता है ना। सामंतों का समय था, मतलब सामंत लोग चारण कवि रखते थे और सामंत उन चारण कवियों के प्रेरक थे, मतलब सामंतों पर चारण कवि क्या करते थे, रचना करते थे। तो इस कारण इस काल को क्या नाम दिया, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग नाम दिया। फिर बीज वपन काल, बीज मतलब बीज, वही अनाज का बीज, और वपन मतलब क्या होता है, बोना, तो बीज बोने का काल था ये नाम दिया किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो बीज बोने का समय था, किसके बीज बोने का समय था, तो बाद में हिंदी साहित्य में जो कुछ भी लिखा गया, जिस तरह की प्रवृत्तियां विकसित हुई, उन सब के बीज कहाँ पर बोए गए थे, यहीं पर बोए गए थे। इसीलिए इस काल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है, बीज वपन काल नाम दिया है। धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल को क्या नाम दिया है, अपभ्रंश काल, क्योंकि इस समय की जो रचनाएं हैं वो अपभ्रंश में थी ज्यादातर, है ना, मतलब अभी हिंदी का सही ढंग से विकास नहीं हुआ था, अपभ्रंश मिश्रित भाषाएं थी पूरी, तो इसलिए धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल को अपभ्रंश काल कहा है।
मिश्र बंधुओं ने इसको क्या कहा है, प्रारंभिक काल, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का प्रारंभ था। फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको जय काल कहा है, क्योंकि इस समय राजा लोग लड़ते थे और विजय होते थे तो जय काल। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसको क्या कहा है, आधार काल, क्योंकि ये बात के साहित्य का क्या है, आधार है। वासुदेव सिंह ने क्या कहा है, उद्भव काल, क्योंकि इस समय हिंदी का उद्भव हुआ साहित्य का। और फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, अभी हमने देखा, मतलब अभी बोल रहा हूँ सॉरी, पिछले वीडियो में हमने देखा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या किया है, इस समय को चारण काल और संधि काल के नाम से क्या किया है, पुकारा है। तो संधि काल, अब संधि काल क्या है, तो यहाँ अपभ्रंश और हिंदी की जो भाषाओं का विकसित हो रही थी, हिंदी की जो भाषाएं विकसित हो रही थी, उनके संधि का समय था। अपभ्रंश और नए विकसित हो रहे भाषाओं की संधि का, जोड़ का समय था, इसलिए इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, संधि काल दिया। तो इनमें से कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट है ये हमको देखना है, ठीक है। इनमें से इंपॉर्टेंट नाम कौन कौन से हैं ये हमको देखना है, ये बहुत जरूरी है। तो देखो, इसमें से एक चारण काल बहुत जरूरी है, वीरगाथा काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत युग, बीज वपन काल, प्रारंभिक काल, संधि काल। ये इतने नाम आपको याद होना चाहिए और इससे कम आपको करना ही नहीं है, इतना तो कम से कम करना ही है। इसको पूछता है, बार बार पूछता है ना, कि चारण काल का नाम किसने दिया, वीरगाथा काल नाम किसने दिया, आदिकाल नाम किसने दिया। अब इनमें भी हमको डिटेल से देखना पड़ेगा कि वीरगाथा काल के नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे पिछले वर्ष आया हुआ है एक क्वेश्चन, पिछले वर्षों में क्वेश्चन आया हुआ है कि रीतिकाल के नामकरण पर 100 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि वीरगाथा काल के नामकरण पर टिप्पणी लिखिए कि सही है कि नहीं है ना। या ऐसा क्वेश्चन कि वीरगाथा काल यह नाम कहाँ तक उचित प्रतीत होता है, ऐसा भी दे सकता है। आदिकाल नाम पर चर्चा कीजिए। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं, चर्चा करते हैं। आते हैं सबसे पहले आदिकाल के विभिन्न नाम व नामकरण का आधार, है ना, ये दिख रहा होगा आपको। आदिकाल के विभिन्न नाम व नामकरण का आधार, पर नीचे करूं क्या, शायद नहीं दिख रहा है। आदिकाल के विभिन्न नाम और नामकरण का आधार, ठीक है। तो सबसे पहला नाम क्या दिया गया है, वीरगाथा काल। जब आपसे पूछा जाए किसी भी समय का, चाहे वो आदिकाल का हो, चाहे मध्यकाल का हो, चाहे आधुनिक काल का हो, क्या पूछा जाए कि जैसे वीरगाथा काल के नामकरण पर 100 शब्दों में टिप्पणी लिखिए, है ना, या रीतिकाल के नामकरण पर 100 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। तो 3 चरणों में आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले बताना है, चरण में लिख देता हूं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। 3 चरणों में आंसर देना है आपको। किसने कहा, पहला चरण। दूसरा, क्यों कहा, आधार क्या था, मतलब क्यों कहा। फिर तीसरा, समालोचना, कि विद्वानों ने इस संबंध में क्या कहा है। और फिर चौथा, यदि जगह रहे तो आप अपना मत डाल सकते हैं, है ना, इस तरह से, ये ऐसा ऐसा करके। लेकिन देखो उसके लिए शायद जगह ना बचे, क्योंकि 100 शब्द मतलब 9-10 लाइन होता है, उससे ज़्यादा जगह नहीं बचेगी। यहीं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है। इसको जब आप कॉपी में लिखेंगे, जो आंसर शीट दिया रहता है, तो उसमें 13-14 लाइन जाएगा ये, है ना। तो इसमें भी काट छाट करना है आपको, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ, फिर इसको पढ़ लेंगे, है ना। वीरगाथा काल नाम किसने दिया है, सबसे पहले तो किसने नाम दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूरा लिखना है, ऐसा लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल इस नाम से पुकारा है ना, या संबोधित किया है। इसके पीछे उन्होंने यह आधार दिया है। अब आधार बता रहे हैं क्यों कहा है, तो इसके पीछे उन्होंने यह आधार दिया है कि
इस समय की अधिकांश रचनाएं वीरों की वीरतापूर्ण गाथाओं से भरी हुई हैं। तो इस समय की साहित्य की प्रवृत्ति वीरता को प्रदर्शित करना था, इसलिए उन्होंने इस काल का क्या नाम दिया है, वीरगाथा काल। और इसके लिए उन्होंने 12 पुस्तकों को आधार बनाया है, जिनमें कुछ पुस्तकों के नाम लिख देना है, जैसे पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि 12 ग्रंथों को आधार बनाया है। फिर समालोचना में आ जाना है। तो इनकी समालोचना क्या है कि अच्छा पहले समझ लेते हैं, फिर और मैं डिटेल से बता दूंगा, इसको पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा हम, है ना। तो देखो, इस समय की जो अधिकांश रचना थी, आदिकाल की जो अधिकांश रचना थी, उसमें जो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में रचनाएं हुई वो चारण कवियों द्वारा हुई। और चारण कवियों ने अपने राजपूत शासकों के वीरता का बढ़ चढ़कर क्या किया है, वर्णन किया है ना। क्या किया है, वीरता का बढ़ चढ़कर वर्णन किया है। और ये एक प्रवृत्ति थी इस समय के, उस तरफ जो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में जो कुछ भी रचनाएं हो रही थी उसमें इसी तरह की रचना होती थी, वीरता का बढ़ चढ़कर वर्णन करना। तो इस समय के अधिकांश जो ग्रंथ है उसमें वीरता का वर्णन ये प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों को आधार बनाया है, जिसमें हम्मीर रासो है ना, बीसलदेव रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, ऐसा करके 12 ग्रंथ हैं, ठीक है। लेकिन विद्वानों ने इसकी आलोचना की है, खासकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जिन 12 ग्रंथों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधार बनाया है उनमें से ज़्यादातर संदिग्ध और अप्रामाणिक है। मतलब इन ग्रंथों में वीरता को एक्चुअल में नहीं बताया गया है, बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, वो कल्पना वाले हैं, एक्चुअल नहीं है ना। साथ ही इस समय के जो ग्रंथ मिले हैं उनकी प्रामाणिकता पर भी संदेह है, प्रामाणिकता पर तो संदेह है, उनके समय पर भी संदेह है कि वो उस समय के ग्रंथ हैं कि नहीं है, या और कुछ इस टाइप से, है ना। तो ये संदिग्ध है, अप्रामाणिक है, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल नाम देना उचित नहीं है। इसके साथ साथ यदि हम केवल वीरगाथा काल नाम दे देते हैं तो इस समय अन्य तरह के प्रवृत्ति के साहित्य भी लिखे गए, जैसे सिद्धों ने, नाथों ने, है ना, और जैन मुनियों ने जो साहित्य लिखा वो धर्म विषयक था। इसके अलावा प्रेम से संबंधित बातें भी लिखी गई। इसके अलावा अन्य प्रवृत्तियों पर भी साहित्य लिखे गए। तो वीरगाथा काल नाम दे देने से अन्य प्रवृत्तियों का बोध नहीं हो पाता है, इसलिए इसकी क्या की गई, आलोचना की गई, और इसे अन्य विद्वानों ने भी स्वीकार नहीं किया है। तो जब आप अपना मत डालें तो लास्ट में यही डाल देना है कि इसे स्वीकार करना उतना उचित प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें क्या लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। उन्होंने तत्कालीन साहित्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर यह नामकरण किया है। तो ये क्या हो गया, किसने कहा का आंसर, ठीक है। फिर देखते हैं, हाँ, शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल के अधिकांश साहित्य वीरों की वीरता की गाथाओं से परिपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने कीर्ति पताका, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो आदि 12 ग्रंथों को आधार बनाया है। ये दूसरे का आंसर है ना। अब समालोचना में आते हैं। तो अन्य विद्वानों ने शुक्ल जी द्वारा दिए गए इस नाम की आलोचना की है। इनके अनुसार शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों को आधार बनाया है उनमें से अधिकांश संदिग्ध और अप्रामाणिक हैं। इन विद्वानों का यह भी कहना है कि आदिकाल के साहित्य में वीरता के अलावा अन्य प्रवृत्तियां भी विद्यमान हैं। वीरगाथा काल यह नाम अन्य प्रवृत्तियों को व्यक्त करने में असमर्थ है, अतः यह स्वीकार्य नहीं है। तो दो कारण, ये समालोचना का उत्तर हो गया है ना। दो कारण बताया, एक तो जिन ग्रंथों को उन्होंने आधार बताया है वो क्या है, संदिग्ध हैं और अप्रामाणिक हैं। की पॉइंट याद रखना है, दो आधारों पर आलोचना की गई है। एक है इनके बताए हुए 12 ग्रंथ क्या है, संदिग्ध और अप्रामाणिक है। दूसरा, इस समय साहित्य की अन्य प्रवृत्ति भी थी, मतलब धर्मपरक साहित्य भी लिखा गया, प्रेम से संबंधित साहित्य भी लिखा गया। तो यदि इसको वीरगाथा काल नाम दे देते हैं तो बाकी व्यक्त नहीं हो पाता है, इसलिए ये नाम स्वीकार्य नहीं है। ऐसा कहा किसने, अन्य विद्वानों ने, खासकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। दूसरा देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, वीरगाथा काल, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा नाम है चारण काल।
है ना। चारण काल किसने नाम दिया है? एक तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, तो ज़्यादातर डॉक्टर रामकुमार वर्मा पर लिखा जाता है। तो देखो इन्होंने चारण काल क्यों कहा? क्योंकि इस समय राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में चारण कवि ज़्यादा थे। तो पहले वाले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने साहित्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखा। अलग अलग आधारों पर नामकरण किया जाता है, विषय को ध्यान में रखकर, कर्ता को ध्यान में रखकर, किस तरह की रचनाएं हो रही इसको ध्यान में रखकर, किसका शासन था इसको ध्यान में रखकर, कई आधार हो सकते हैं। तो इन्होंने किस तरह के लोग साहित्य रच रहे थे इस आधार पर इन्होंने क्या नाम दिया है? चारण काल, है ना। साहित्य की प्रवृत्ति कैसी थी उससे मतलब नहीं है, किस तरह के लोगों ने साहित्य रचा इस आधार पर इन्होंने इस काल को क्या नाम दिया? चारण काल। क्योंकि अधिकांश ग्रंथ कैसे थे? चारण कवियों के थे, चारण साहित्यकारों के थे, है ना। तो इस आधार पर दिया। लेकिन इनकी आलोचना हुई क्योंकि भाई एक तो आप साहित्य की प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रख रहे हो, खाली कवि को ध्यान में रखकर नामकरण कर रहे हो, जो कि उचित है ही नहीं, है ना। किसी भी इतिहास में उस समय की प्रवृत्ति को बताया जाता है ना। व्यक्ति पर बल नहीं दिया जाता, प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है। तो व्यक्ति पर ध्यान दिया। दूसरा, चारण काल बोल देने से अन्य तरह के जो साहित्य रचे गए, जैसे वीरता से संबंधित, प्रेम से संबंधित, धर्म से संबंधित, उनका बोध नहीं हो पाता, वे व्यक्त नहीं हो पाते, इसलिए इसकी भी क्या की गई? आलोचना की गई। तो देखते हैं क्या कहा गया है, इसमें क्या लिखा गया है, इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा है ना। तो एक किसने कहा है? इसका हो गया। इनके अनुसार इस समय के अधिकांश रचनाएं चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के गुणगान में लिखी गई हैं, अतः इसे चारण काल कहा जा सकता है। ठीक है, आधार दूसरे का आंसर हो गया। क्यों कहा? परंतु अन्य विद्वानों ने इस नाम को अस्वीकार किया है। इन विद्वानों का कहना है कि अन्य प्रवृत्तियां भी इस काल में विद्यमान थी और चारण प्रवृत्ति इस काल की प्रधान प्रवृत्ति नहीं है, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हो जो मैंने बताया, क्या कि इन्होंने साहित्य की प्रवृत्ति के बजाय किस तरह के लोगों ने साहित्य लिखा है इस आधार पर नामकरण किया है। देखो ना, प्रवृत्ति से क्या मतलब कि चारण कवियों ने किस तरह के लिखे हैं, कि वीरतापूर्ण लिखा है कि कैसा, उससे मतलब नहीं है। चारण कवि लिखे हैं तो चारण काल नाम दे दिया है ना। तो इसको भी आप पॉइंट को जोड़ सकते हैं। क्या पॉइंट? कि इन्होंने साहित्य की प्रवृत्ति को नहीं बल्कि साहित्य कौन रच रहा है इस आधार पर नामकरण किया है, इसलिए भी इनकी आलोचना हुई है। ऐसा भी आप जोड़ सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अब चारण काल के बाद है सिद्ध सामंत युग। सिद्ध सामंत युग किसने दिया है? तो इसमें पढ़ लेते हैं सीधा। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। ठीक है, किसने कहा है का आंसर हो गया। इसके लिए उन्होंने सिद्धों व नाथों के साहित्य व सामंतों की स्तुति में लिखे गए साहित्य को आधार बनाया है। दूसरा मत का आंसर कि क्यों कहा है। तो भाई इस समय के साहित्य में सिद्धों व नाथों के साहित्य मिलते हैं, साथ ही वही सामंतों की स्तुति में चारण कवियों ने साहित्य लिखा है। तो सामंत, इन चारण कवियों के फोकस में कौन थे? सामंत थे। तो इसलिए इन्होंने सिद्ध और सामंत नाम दे दिया है। लेकिन यह अनुचित है। क्यों अनुचित है? क्योंकि फिर इन्होंने क्या किया है, साहित्य की प्रवृत्ति के बजाय किस व्यक्ति को ध्यान में रख किन लोगों ने क्या किया है, साहित्य लिखा है, इस पर ध्यान दिया है ना। दूसरा, इस समय अन्य तरह के साहित्य भी लिखे गए, मतलब हाँ, साहित्य की प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखे, इसलिए इनकी आलोचना की जाएगी। देखते हैं। परंतु अन्य विद्वानों ने इस नाम को यह कहकर अस्वीकार कर दिया है कि यह नाम इस काल की समूची प्रवृत्ति का बोध नहीं करा पाती। सभी प्रवृत्ति का बोध नहीं करा पाती है। मतलब प्रेम से संबंधित जो काव्य लिखे गए उसका वर्णन नहीं है, वीरता से संबंधित काव्य लिखे गए उसका वर्णन नहीं है। सामंत नाम देने से वीरता का वर्णन थोड़ी होता है ना। तो साथ ही यह युगीन प्रवृत्ति के बजाय कर्ता को ध्यान में रखकर दिया गया नाम है ना। कर्ता को ध्यान में दिया गया है, साहित्य की प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं लिया गया है, इसलिए इसकी भी क्या हुई है, आलोचना हुई है। तो ये सबको याद रखना, आप लोग की पॉइंट्स याद रखते जाना है ना, किसमें क्या था। चलिए अगला देखते हैं आदिकाल। एक और नाम मिलता है आदिकाल का आदिकाल, है ना।
तो सबसे पहले मैंने बताया था मिश्र बंधु ने, फिर बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वीकार किया। सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में आदिकाल नाम दिया था, है ना। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वीकार किया और फिर बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कर दिया, इस संबंध में तर्क दिया, है ना। तो अच्छा सॉरी, मिश्र बंधुओं के हिंदी से आदिकाल नाम दिया है, इसको हटा देना, उन्होंने तो प्रारंभिक काल कहा है ना। तो आप लिखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को आदिकाल के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में तर्क दिए हैं, है ना। ये लिखना, मिश्र बंधु ने तो क्या किया है, प्रारंभिक काल और माध्यमिक काल ऐसा नाम दिया है ना। तो इसको छोड़ देना पहले लाइन को, ठीक। आदिकाल तो देखो क्या लिखा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वीकार किया। इसके जगह में आप क्या लिखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को आदिकाल नाम दिया और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में तर्क देकर इसे पुष्ट किया। तो और इसके पश्चात पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे स्वीकार कर इस संबंध में तर्क दिया। द्विवेदी जी के अनुसार इस युग का साहित्य अंतर्विरोधों का साहित्य था, है ना। अंतर्विरोधों का साहित्य था मतलब इस समय की जो प्रवृत्ति थी अलग अलग थी, एक प्रवृत्ति नहीं थी। कहीं वीरता वाला साहित्य लिखा गया, कहीं प्रेम वाला साहित्य लिखा गया, कहीं धर्म पर साहित्य लिखा गया, तो कहीं कुछ और साहित्य लिखा गया, है ना। और तरह के साहित्य लिखे गए। तो अंतर्विरोधों का साहित्य था, मतलब लोगों में विरोध है। आप वीरता वाला बोलोगे तो लोग बोलेंगे प्रेम वाला भी लिखा गया है, आप बोलोगे धर्म वाला लिखा गया है तो लोग बोलेंगे वीरता वाला भी लिखा गया है। तो अंतर्विरोधों का साहित्य था, इसलिए किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर इस युग का नामकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी एक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर इसका नामकरण हम नहीं कर सकते। यदि हम वीर गाथा काल नाम रखते हैं तो प्रेम और धर्म की उपेक्षा होती है, यदि हम प्रेम वाला नाम रख देंगे कुछ तो धर्म और वीरता की उपेक्षा होगी, है ना। ठीक है, तो इसलिए किसी एक नाम को, एक प्रवृत्ति को आधार बनाकर इसको नाम नहीं दिया जा सकता। तो आदिकाल यह नाम मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। कई तरह के नाम होते हैं, एक साहित्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, एक मानव मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर, एक कर्ता को ध्यान में रखकर, एक विषय को ध्यान में रखकर बहुत तरह से नामकरण किया जाता है। तो आदिकाल यह नाम जो है मानव मनोविज्ञान पर आधारित है, मतलब दुनिया के हर चीज को आप आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीन तरह के नाम दे सकते हो। इसको मानव मनोविज्ञान नाम बोला जाता है, मानव मनोविज्ञान पर आधारित नाम बोला जाता है ना। आदिकाल का अर्थ होता है वह काल जिससे आने वाले काल विकसित होते हैं। आदिकाल मतलब जिससे आने वाला समय क्या होगा, विकसित होगा। क्या होगा, विकसित होगा। हिंदी साहित्य के इस काल में साहित्य की जो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं उसी से परवर्ती साहित्य मतलब बाद वाले साहित्य का भवन खड़ा हुआ है, अतः इसे आदिकाल कहना ही उचित है। क्या कहा गया है कि आदिकाल का अर्थ क्या होता है कि वह काल जिससे आने वाले काल क्या होंगे, विकसित होंगे। चूंकि हिंदी साहित्य के इस काल में जो रचनाएं हुई उन्हीं रचनाओं से ही, उन्हीं प्रवृत्तियों को लेकर ही आगे फिर साहित्यों की रचना हुई। तो ये नींव का पत्थर था, आगे भवन खड़ा हुआ बड़ा बड़ा, है ना, मध्यकाल में और रीतिकाल में। तो ये क्या था, नींव था, इससे आगे मकान बना। तो इसीलिए इसको आदिकाल कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि इससे बाकी की चीज़ें क्या हुई हैं, विकसित हुई हैं, है ना। क्योंकि बाकी नाम देंगे साहित्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, वीर गाथा काल या और कोई काल, तो अन्य प्रवृत्तियों की उपेक्षा होगी। इसलिए इसको किसी प्रवृत्ति के आधार पर नाम ही मत दो, इसे आदिकाल ही नाम दे दो, जिससे अन्य प्रवृत्तियाँ क्या हुई, विकसित हुई, है ना। तो इसीलिए कहा है इसे आदिकाल कहना ही उचित है। अन्य विद्वानों ने भी इस मत को स्वीकार किया है, बाकी विद्वानों ने भी इस मत को क्या किया, फिर स्वीकार किया। और यही नाम सबसे उपयुक्त नाम है जिसे साहित्यकार स्वीकार करते हैं। कौन सा नाम, आदिकाल नाम, है ना। हिंदी साहित्य के शुरुआत के काल के लिए आदिकाल नाम यही सबसे उचित नाम है, इसी को ही विद्वान लोग स्वीकार करते हैं।